चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा, पहले मैं जो होमवर्क का एक प्रॉब्लम है 865 उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। So basically your goal is to solve radial equation for hydrogen atom. और if you recall, जो हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन है कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ अ रेडियल coordinate dependent function and spherical harmonic. Or if you assume that the radial factor has a form like this, f of r over r, then the equation for the radial for this f is ef. अच्छा, चूंकि जो एनर्जी है वो हमें ऑलरेडी पता है हाइड्रोजन एटम के लिए, इट ओनली डिपेंड्स ऑन दी n variable quantum number and not on L. So what he wants you to do is take L 0. So this equation simplifies to this. Okay, so the Hamiltonian is essentially this with derivative and this term where the potential is like this. So it's essentially 1 over r. ठीक है, और खैर बाद में वो आपको कहता है कि नॉर्मलाइज कर लें तो बेहतर रहेगा। नॉर्मलाइजेशन में आई थिंक इट बिकम्स -2 over r, but you know that's a trivial matter. तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने। अब ये जो इक्वेशन है, ये इसका सॉल्यूशन जो r है वो इस तरह का है। इट गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं, कुछ यहां से स्टार्ट होते हैं। तो ऑल सॉल्यूशंस डिके एज r गोज टू इंफिनिटी। ये जो डिके पार्ट है, दिस इज ऑलरेडी इनकैप्सुलेटेड इनसाइड दिस 1 over r, क्योंकि ये ओवरऑल 1 over r है। So this f itself, you know, doesn't have to be decaying as r goes to infinity. ठीक है, क्योंकि ये जो डिके वाला पार्ट है ये r के अंदर है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इन रेडियल फैक्टर्स की कि they goes to 0 as r goes to infinity, and also this r factor, this f function, I think it goes to 0 as well at r is equal to 0. So इस तरह का जो बिहेवियर है कि यहाँ पे भी फंक्शन 0 है और यहाँ भी 0 है, जो f है,
तो इसमें जो हैमिल्टोनियन है वो ये है, ठीक है। और ये जो हैमिल्टोनियन है ये वही पार्टिकल इन अ बॉक्स वाला हैमिल्टोनियन है, क्योंकि उसमें वी जीरो होता है, ठीक है, इनसाइड द बॉक्स। और इसमें जो वी है ये 1/r है। तो अब आप ये हैमिल्टोनियन लेंगे और दूसरे वो जो एस जो एच वाले इंटेग्रल्स हैं वो निकाल लेंगे, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन वर्क आउट। द की थिंग इज दैट यू हैव टू टेक 28 of these functions in your trial function, which means okay, you will have to use computer to solve this problem. अच्छा, उसने वैसे कहा है कि आप नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट यूज करें, लेकिन अगर आप नॉर्मलाइज्ड के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप बेशक यही कोऑर्डिनेट यूज कर लें। बस एक चीज ये कर लें कि उसने कहा है कि आर जो है वो लें 0 से 27 तक, ठीक है। तो 27 है वो जो नॉर्मलाइज्ड आर है, और जो एक्चुअल आर है इससे होगा वो होगा बी टाइम्स 27, और बी की वैल्यू वो सेक्शन 6.9 में गिवन है, वो यूज कर लें। सो यू टेक अ वेल दैट हैज दिस लेंथ B27, एंड देन अगर आप लेंथ वो ले लें तो आप ये जो अननॉर्मलाइज्ड फंक्शन है वही यूज कर सकते हैं। बट देन ऑफ कोर्स जो आप तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं सारे ये भी प्रोग्राम में लिखने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मलाइज कर लें तो तब ये इक्वेशन बहुत सिंपल सी बन जाती है। अगर आप नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट यूज करें तो इट्स एक्चुअली लाइक दिस, एफ डबल प्राइम प्लस वी एफ इज इक्वल टू ई आर। सो लेट्स से, और उसमें ये जो v है इट्स जस्ट -2/r, और जो e भी नॉर्मलाइज आ जाएगी, एंड ये जो हैमिल्टोनियन है दिस इज जस्ट d² / dr²। तो आपकी मर्जी, आप नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट यूज कर लें या नॉन नॉर्मलाइज्ड। ओके, तो अब हो जाएगा ये प्रॉब्लम। उसमें ये है कि जस्ट ये आर को अगर आप एक खास तरह से नॉर्मलाइज कर लें तो ये जो ये कांस्टेंट्स हैं ये नहीं बार बार लिखने पड़ते। एनर्जी जो है इट वोंट बी इन 10⁻⁻19 यूनिट, इट वुड बी सम नंबर लाइक 1 2 3 समथिंग लाइक दिस। कंप्यूटर में जब काम करते हैं ना तो बेहतर होता है कि आप जिन फंक्शन या जिन चीज़ों से डील करें उनकी वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 हो इफ पॉसिबल। तो उसमें जो एरर्स होती हैं कंप्यूटिंग की वजह से वो कम आती हैं। इफ यू आर वर्किंग विद वेरी स्मॉल नंबर और वेरी लार्ज नंबर लाइक 10⁻19 -20, तो वो क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी जो फाइनाइट होती है लाइक 64 बिट कंप्यूटर है, तो जो कंप्यूटेशनल मल्टीप्लिकेशन एरर्स हैं या डिवीजन वो ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए नॉर्मलाइज के साथ काम करना चाहते हैं। जी मरियम। हाँ, अगर तो आपने नॉर्मलाइज में काम करना है तो फिर जस्ट 0 to 27, अगर अननॉर्मलाइज में करना है तो फिर 0 to 27 B। नहीं, आर को तो वेरी नहीं कर रहे, वो तो जस्ट एक कांस्टेंट है। ये जो वेल की विड्थ है जिसको आप एल कहते हैं या ए कहते हैं वो गिवन है। वो और चेंज तो हो रहा है, लेकिन इसको जो यूज करना है ये फिक्स थिंग। वो चेंज जो वेरिएशन है वो तो सिर्फ इंटेग्रल की कंप्यूटेशन में ही यूज होगी और तो कहीं यूज नहीं होगी। वो आर होगा। हाँ। वी को नॉर्मलाइज में ये मेरे ख्याल में -2/r बनता है। हाँ, वो उसमें वो एक्सप्रेशन लिखे हैं, जरा डबल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो
आज हम जो है वो जो दूसरा इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन मेथड है क्वांटम मैकेनिक्स में उसको स्टडी करेंगे, विच इज द पर्टर्बेशन थ्योरी। बेसिकली अगर आप सिंपल अप्रोक्सीमेशन मेथड्स की बात करें जिनकी सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन है क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स में, तो दो मेथड जो है वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक है वेरिएशन प्रिंसिपल, जिसको हमने देख लिया, और दूसरा है पर्टर्बेशन मेथड। और पर्टर्बेशन जो है वो उसको हम आज यूज करेंगे। बाय द वे, later on we'll see that we can actually combine both of them as well, but we'll keep that topic for a little bit later. तो इसको हम देखेंगे। उसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड अप्रोक्सीमेशन मेथड हम करेंगे विच आर मोर यूज्ड इन एटॉमिक फिजिक्स देन इन जनरल क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे हॉर्टीफॉक या डीएफटी या इस तरह के एल्गोरिथम्स हैं। तो उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है इट्स मोर फॉर एटॉमिक एंड मोलेकुलर फिजिक्स। लेकिन पर्टर्बेशन थ्योरी जो आप लोगों ने ऑलरेडी आई एम श्योर कि या क्वांटम फिजिक्स में या कुछ और कोर्सेज में कंडेंस्ड मैटर में देखी होगी, so it appears in many other places as well. So इसलिए इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो जनरल है, और ये है भी सिंपल सा मेथड जस्ट लाइक वेरिएशन प्रिंसिपल। सो लेट्स बिगिन, एंड दिस इज एक्चुअली एलिगेंट एंड सिंपल एज वेल। ये भी एक इंपॉर्टेंस है। पर्टर्बेशन थ्योरी, ओके। सो प्रॉब्लम जो है वो ये है, लाइक यू आर गिवन solutions of a problem. Let's say you know the solution to this problem. Let me call psi and 0. That there is some Hamiltonian H naught, for example, for hydrogen atom. आपको उसके आइगन फंक्शंस का भी पता है और उसके आइगन वैल्यूज का भी पता है. So you know this solution. So this is this perturbation theory is all about. You know this, and the goal is that we have to find the solutions for another Hamiltonian if you can write your Hamiltonian as a sum of two terms, where for one term you already know the solution, and for the other term you don't know the solution. And you have to find the solutions for this combined Hamiltonian. So that's the problem. अगर आप example, let's first consider some examples before even talking about the theory. फर्ज करें कि आपका जो H नॉट है वो एक पोटेंशियल वेल है, बॉक्स ही है, और जो आपका H है वो ये पोटेंशियल है कि इनसाइड द बॉक्स देयर इज अ डेल्टा पोटेंशियल इन द मिडल. ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कोई चार्ज पार्टिकल लेफ्ट से पड़ा हुआ है. आपने एक सेंटर पे ना एक लेफ्ट से दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, लेफ्ट से दोनों तरफ इधर positive charge and negative, so it means that inside it's a constant and here there is some force, but now at the center you have some fixed charge, something like that. So there is, a delta potential there. So it means that this can be written as a sum of this box potential plus just this delta potential. So this is our H prime. Okay, this can be expressed as this. Or first करें कि you already know the solution of this problem, and our goal is to find the solutions for a problem like this. ठीक है, अगर आप मैथमेटिकली इसको लिखें तो मे बी H is
So this is box, let's say particle in box, and plus some k delta of x. So this is your total potential. या आप इसको यूज समझते हैं कि you have an electron and an external electric field applied on the hydrogen atom. So this is your actual problem that we have to solve. So we can imagine that this problem is the sum of the hydrogen problem plus the electric field. So let's say this is our Hamiltonian of the hydrogen atom, and this is our Hamiltonian for the applied electric field. Let's just write it some electric field. So given by the, we'll have to find its, some potential. जो इसकी वजह से जो potential आ रहा है, that's the term going to be, but no, it is some term. Let's right now just write it some h prime. तो इसके solution का पता है, and we want to see कि इस combined problem का solution क्या होगा. So this we can consider as the perturbation term onto this basic problem. ठीक है, या जो आपका helium atom है, it has 2 electrons. ठीक है, so we can consider it as well a hydrogen atom plus an electron. So if अगर हम इसकी एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, एनर्जी टोटल, so we can think of this problem as an added electron as perturbation to the hydrogen atom. So then this is our H naught and this is our added part of the Hamiltonian. और हमारा गोल जो है वो इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है. So this is how this technique can be imagined. और यहाँ से आप देख रहे हैं इस टेक्निक की पावर का जो है वो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्मली जो प्रॉब्लम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम सोच समझ के इस तरह से करते हैं कि जो एक पार्ट है वो उसमें कुछ सिमेट्रीज ऐसी हों कि उसको हम इजीली सॉल्व कर सकें, और जो कॉम्प्लिकेशन या मेजर पार्ट है वो भी उसमें चला जाए, और जो दूसरा पार्ट है वो ऐसा होता है, नॉर्मली उसमें सिमेट्री तो नहीं होती लेकिन वो थोड़ा सिंपल पार्ट है. दैट अब वैसे तो एज फार एज द टेक्निक इज कंसर्न्ड, यू कैन डिवाइड योर टोटल हैमिल्टोनियन इनटू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स दैट यू वांट, लेकिन हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि एक पार्ट जो है उसमें कुछ सिमेट्रीज हों. सिमेट्रीज का ये फायदा होता है कि हम प्रॉब्लम को एनालिटिकली सॉल्व कर लेते हैं क्विकली, कि उसके सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं आसानी से, एंड वी नो द एग्जैक्ट सॉल्यूशन. क्योंकि इसके सॉल्यूशन में जितनी एरर होगी वो टोटल सॉल्यूशन में भी आएगी, लेकिन अगर हम जो सिमेट्रीज हैं वो एक पार्ट में रख लें और जो सिमेट्रीज नहीं है, जिस पार्ट जो सिमेट्रीज वाला पार्ट नहीं है उसको सेपरेट कर लें, तो एक पार्ट का सॉल्यूशन हम एनालिटिकली निकाल सकते हैं और दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन हम फिर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. सो इसी तरह जैसे जब हीलियम एटम को हम 2 इस तरह से इमेजिन करते हैं, तो ये जो पार्ट है दिस हैज spherical symmetries, and this essentially can be transformed to a single body problem in an external potential. तो इसको हम already solve कर सकते हैं. तो this is just an added term there. इसी तरह जो फर्ज करें आपसे कहा जाता है कि find the solutions for energies and wave functions for a potential well that has a profile like this. अब ये well की प्रोफाइल है, ये मैं wave function नहीं बना रहा. This is my v of x. That v of x is the sine function inside the well and outside it's infinite. So इसको जो है वो इसके अंदर आप बताएं कि wave functions कैसे होंगे और particle की energies क्या क्या possible. So again this problem can be thought of as this part plus this part. So this is our H naught
and this is our H prime. So इस तरह से हम एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं जी। नहीं, पहली बात यह कि H नॉट इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ हैमिल्टोनियन, और उसकी सारी स्टेट्स ग्राउंड भी होंगी, दूसरी भी होंगी। अगर आपका सवाल ये है कि क्या हम परटर्बेशन थ्योरी को ग्राउंड स्टेट की इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका जवाब भी है कि नहीं, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी स्टेट। जी मरी। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में आप इसलिए कंफ्यूज हो रही हैं कि मैंने जब ये ड्रा किया था तो मैंने कहा था कि ये वेव फंक्शन नहीं है बल्कि पोटेंशियल इटसेल्फ है। उसकी वजह ये है कि नॉर्मली जब हम इस तरह ड्रा करते हैं तो वेव फंक्शन भी इस तरह के होते हैं ना, जो ये वाला, इसके वेव फंक्शन ऐसे ही है ना। तो मैंने ये चूंकि इससे मिलता जुलता है, मैंने कहीं आप ये ना समझे कि ये वेव फंक्शन है, दिस इज पार्ट ऑफ द वेल प्रोफाइल। इसके अंदर वेव फंक्शन तो है सारे, लेकिन ये वेव फंक्शन नहीं है, ये तो एनर्जी प्रोफाइल है, उसकी पोटेंशियल प्रोफाइल है। हाँ हाँ, और वेव फंक्शन इसके भी हैं, हमने वही तो फाइंड करने, हमें नहीं पता कि वो कैसे होंगे, लेकिन इसके भी वेव, लेकिन ये वेव फंक्शन नहीं है, ये तो वेल का पोटेंशियल है ना। हाँ जी। Okay, so let's now get back to the mathematics कि ये इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस नाउन हैं, and we want to approximate the solutions of this problem if we can break our Hamiltonian into two parts like this. अच्छा, अब let's talk about H naught little bit more. जो H naught है, इसके जो आइगन फंक्शंस हैं, in general, you know, they can be like this and so on. So suppose this is for n1 and there is some energy 1 n2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on. तो इसका मतलब है कि ये एक स्टेट है, उसकी एक एनर्जी है, ये एक स्टेट है, इसकी जो भी एनर्जी है ये इससे डिफरेंट है, ये स्टेट है, इसकी एनर्जी बाकी सबसे डिफरेंट है, स्टेट की एनर्जी, ये अलबत्ता दो स्टेट्स हैं और दोनों स्टेट्स की एनर्जी सेम है। ये भी दो स्टेट्स हैं, दोनों स्टेट्स की एनर्जी सेम है, डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, लेकिन एनर्जी सेम है। जैसे हाइड्रोजन एटम में L0 L1 स्टेट की एनर्जी सेम होती है इफ द n is same, right? So the state is different because the wave functions are different, but the energies are the same. तो इस तरह की जो स्टेट्स हैं इनको कहते हैं डीजेनरेट स्टेट्स, के दो स्टेट्स की सेम एनर्जी है, और ये इस तरह की जो स्टेट्स हैं या इस तरह की स्टेट्स इनको कहते हैं नॉन डीजेनरेट स्टेट्स। तो हम पहले ये सीखेंगे कि जो नॉन डीजेनरेट स्टेट्स हैं इनकी एनर्जी कैसे अप्रोक्सीमेट करनी है, और उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि डीजेनरेट स्टेट्स की एनर्जी को कैसे अप्रोक्सीमेट करना है। और मैंने ये एक ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन इसलिए ड्रा किए हैं कि बहुत का स्टूडेंट्स ये ध्यान में बिठा लेते हैं कि शायद जो डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी है वो किसी एक प्रॉब्लम पे अप्लाई होगी और दूसरे प्रॉब्लम पे कोई है तो उस पर नॉन डीजनरेट प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं है, किसी एक प्रॉब्लम के अंदर भी दोनों थ्योरीज इस्तेमाल हो सकती हैं, डिपेंडिंग एन कि जो फाउंडेशनल प्रॉब्लम है उसपे सारी स्टेट्स डीजनरेट है, ये सारी नॉन डीजनरेट है, या कुछ कॉम्बिनेशन है। ओके, अच्छा, अब before we even attempt the methodology, let's keep talking a bit more. So what we can imagine is like this, that our total Hamiltonian has two terms, where one term is the main term and the other term is, you know,
sort of a small perturbation on this, that, and for the sake of argument, we will introduce this parameter lambda, which can have value between 0 and 1, so that, let's say, this is your solution for H naught, and this is your solution for the total Hamiltonian. So you can imagine that when lambda is 0, our problem is H naught, and when lambda is 1, we have our, okay, and in between, the two, there are a set of problem that corresponds to intermediate values of lambda. So when lambda is 0, we have only this simple problem, and when lambda is 1, we have our actual problem. And essentially, when we are varying lambda, we are going from one problem to another problem. और जो perturbation theory है उसको उस ना सिर्फ ये कि ये lambda parameter को इस तरह सब देख सकते हैं, बल्कि आप theory को भी इस तरह imagine कर सकते हैं, that the theory essentially is transforming this unperturbed problem to the actual problem by assuming that there will be small changes when we turn on this term. So इसीलिए we talk about correction terms के जो ये energy है, अगर इसके अंदर मैं कुछ corrections add करूं तो I can reach this energy level, which is the solution of the actual problem. And if I add some correction terms to this thing, I can reach this energy level corresponding to that in the actual problem, and so on. Okay, so with this picture in mind, let's start developing some notation. इसकी notations भी थोड़ी सी ज़रा confusing है, so it's better to talk about them. So in terms of notations, we are assuming कि जो हमारा unperturbed Hamiltonian है, उसके जो solutions हैं, we represent with 0, and I put this brackets around it to emphasize that this is not the power. This is just a label. Okay, so अगर आप सोचना चाहते हैं, तो अगर आप H नॉट को हाइड्रोजन का हैमिल्टोनियन इमेजिन करते हैं, तो psi 1 जो है वो लेट्स से ग्राउंड स्टेट है, psi 2 जो है it's one of the excited states, psi 3 and so on, and this 0 remains 0 throughout. So ये 0 इस problem में change नहीं होगा. This 0 is just an indication that the solutions and energies corresponds to the unperturbed problem. And then our goal is to find the solutions to this Hamiltonian. And again, आप यूं कह लें कि ये जो states हैं, these are psi n 0, और ये जो states हैं, these are psi n. तो हमने ये states और उनकी जो energies हैं, ये find करनी है. Okay. And if our H is given by this, it means that our ENs, they're also function of lambdas, and our psi n's, they're also function of lambdas, which means that I can write this En as some En0 plus some lambda En. Let's call it 1, some lambda square En, and so on. So similarly, the psi n plus some lambda psi n1, lambda square psi n2, and so on. So ये जो special form आपको नजर आ रही है, this is because we can think about a Taylor series in lambda. Around lambda is equal to 0 for this function, and for this function, so this is our f of 0, this is lambda partial f partial lambda at lambda is equal to 0, and so on. So these are those additional terms in the Taylor series. So that's why this has this particular form. And you can also see another thing कि इन दोनों के expansions में
जो पहली पहली टर्म है वो इस एक्चुअल प्रॉब्लम को करस्पॉन्ड करती है, विच इट मस्ट, क्योंकि जब हम लैम्डा जीरो पुट करेंगे तो हमारा हैमिल्टोनियन जो है it reduces to h naught, so our energies and wave functions must reduce to energies and wave functions of the unperturbed problem. So that's why the first terms have this label 0. So this second term with lambda, these are generally called first order corrections, because this comes after this one, and they are proportional to lambda power 1, and then these are in a second order correction and so on. So अब हम जो है वो हमारा गोल है कि we want to find these en1, en2 and so on, and psi n1 and psi n2 and so on, and then at the end we will actually take this lambda to 1, so that our Hamiltonian corresponds to the actual Hamiltonian that we want to solve. अभी तो ये Hamiltonian जो है इसके अंदर lambda है, but later on when we take this lambda to 1, this Hamiltonian will correspond to the actual Hamiltonian that we want to solve for. Okay. So I hope that you actually already know the drill कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, but let me quickly go through that. जो एमएस के स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रेश आप हफ्सा है, आप भी एमएस की हैं, आप एमएस की स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, आपने ये परटर्बेशन की हुई है पहले, ठीक है, चले गुड. सो we'll just quickly go through it. So since we want to solve this equation, so this is the Schrodinger equation, so it means that these En and psi n should satisfy this. So let's put this En and psi n here. So our H will be H naught plus lambda H prime. Our psi would be psi n 0, lambda psi n, so on. En is En 0, lambda En 1, and so on. This will make my job a little bit easier, so I can go through it quickly. अच्छा, अब आप दोनों तरफ जो है इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, and then you will have a situation like this. So there is this term without any lambda, अगर ये इसके ऑपरेट हो, and then we will have terms that only have lambda, for example h prime psi, and then when this and this are combined, so this is h naught psi n1, and then there will be term proportional to lambda square and so on, then lambda cube, and like this. So similarly on the right side we will have En0 psi n0 plus lambda into something, lambda square into something, and so on. और अगर आप दोनों तरफ जो सेम पावर ऑफ लैम्डास उनको कंपेयर कर लें, क्योंकि ये भी एक सीरीज है वो भी एक सीरीज है, और अगर दोनों ने इक्वल होना है इन जनरल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, दैट कैन ओनली बी पॉसिबल if you know all powers of lambdas have the same coefficient. So if we compare the coefficients of powers of lambda on both sides, we can get equations like these. So for example, lambda की पावर 1 वाली जो इक्वेशन है जो कांस्टेंट टर्म्स है, this is essentially the solution of the unperturbed problem. जो lambda पावर 1 वाली टर्म्स है, h prime psi n0 plus h prime h0 psi n1 en1 psi n0 plus en0 psi n1. लैम्डा स्क्वायर वाली, लैम्डा क्यूब, इस तरह से और भी टर्म्स हैं, बट लेट मी जस्ट वर्क with these for a while and then I'll write for lambda square.
So this means that I'm going to just do the first order correction, क्योंकि इसमें इससे जो है वो हमें जो पहली टर्म है वो मिल जाएगी इस सीरीज के अंदर। इसके लिए अगर आप देखें कि इस इक्वेशन को अगर हम दोनों तरफ साई एम से इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। सो साई एम साई एन 0 प्लस H0 psi n1, and there has to be psi m here as well. And these psi m's are of the unperturbed problem. En1, psi m0, okay. अब यहां से हम देखें कि फॉर द केस व्हेन m इज इक्वल टू n, ये m अभी जनरल है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर हम m को n के बराबर ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा, इफ m इज n, this h naught will operate on psi n and this will give us en psi n, ठीक है। और इधर भी ऑलरेडी एक en psi n है, तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ओके। और ये n होगा तो psi n 1 हो जाएगा, विच मीन कि en1 इज जस्ट psi n like this. So first order correct energy correction is really easy because this is just this term h and n psi prime, कि आप जो perturbation part है उसकी आपने expectation value find करनी है for the zeroth eigenfunctions and you get this term. So it means कि जो ये टर्म, जो ये एनर्जी इस फंक्शन की एनर्जी है, जस्ट h प्राइम psi 1 प्लस E1। जो सेकेंड लेवल की एनर्जी है ये होगी psi 2 h प्राइम psi 2 प्लस E2 एंड सो ऑन, फॉर क्योंकि लैम्डा 1 कर देंगे, सो इट मीन En इज इक्वल टू कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज जस्ट En प्लस En1, और En1 जो है उधर से आ जाएगा एंड सो ऑन। सो जो हर एक नॉन डिजेनरेट लेवल है उस उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी बाय दिस मच अमाउंट। दैट्स व्हाट दैट सिंगल इक्वेशन मींस। सॉरी जो लोग जूम पर हैं दे डिडंट सी द अदर बोर्ड, लेट मी सी इफ आई कैन शो दैट। So this is what we were talking about कि जो ये E1 है अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम का, उसकी जगह पे अब जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसकी एनर्जी बन जाएगी E1 प्लस psi 1 0 h प्राइम psi 1 0। जो सेकंड लेवल है उसकी एनर्जी हो जाएगी E2 प्लस psi 2 0 h प्राइम psi 2 0 एंड सो ऑन। सो हर जो स्टेट है आप उस कि आप जो एच प्राइम वाला पार्ट है उसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लें हर स्टेट के लिए एंड ऐड दैट टर्म टू द एनर्जी ऑफ दैट स्टेट एंड यू गेट द एनर्जी ऑफ द न्यू स्टेट। वी स्टिल हैव टू वर्क आउट व्हाट द स्टेट इटसेल्फ इज, क्योंकि अगर ये स्टेट साए 1 0 है तो ऑफ कोर्स जो नया प्रॉब्लम है उसकी स्टेट कुछ और होगी, इट वुड बी psi 1 0 plus something. So this, term is what we are going to find now. तो उसके लिए let's assume कि जो
So this is first order energy. So let's work out the first order state correction. So for that, so this is the first order state correction term. So let's assume that this can be written as a superposition of the wave functions of the unperturbed problem. And we can do that. You know why? Because these are eigenfunctions of H naught operator. And that's a Hermitian operator. So its eigenfunctions form a complete set, which means that any other function can be written as a linear superposition of those functions. Okay, so we can express this correction term of the state as a superposition of the eigenfunctions of the unperturbed problem. And we can easily, assume one condition, and that is we can assume that this function is orthogonal to psi n 0, जिसका मतलब है कि so all I'm assuming कि ये जो psi n 1 है इसके अंदर psi n 0 का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है. That makes our calculations easy and we can easily assume that, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई psi n 0 का पार्ट है तो we can easily shift that part with this, और जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट आए we can divide with that, and still get this term over here. So we assume that none of this part is in this term or in that term in any other term, because if there is, we can always shift that over here. So because at the end we are actually going to normalize this state, right? So जब हम इसको normalize करेंगे तो जो भी appropriate coefficient होगा इनका वो automatically इनके साथ आ जाएगी. So for now we are going to assume that this is orthogonal to this, which means that देखिए अगर इसके अंदर कोई मैंने इसको एक सीरीज की फॉर्म में लिखी है, ठीक है, और उस सीरीज में टर्म्स हैं psi 1 0, psi 2 0, psi 3 0, psi 4 0 एटसेट्रा, ठीक है. और इसका अपना एक लेबल है, लेट्स से दिस इज psi 3, तो थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि उस सीरीज के अंदर जो psi 3 0 है वो नहीं है. क्यों? क्योंकि वो जो भी टर्म है वो वी कैन ऑलवेज अज्यूम कि इट्स देयर, ठीक है. क्यों? फर्ज करें आप इनिशियली ये सपोज कर लें कि इसमें सारी टर्म्स है, साई ये भी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उदाहरण उस इस सीरीज के अंदर से उसको निकाल के इसके अंदर शामिल कर दूं, बाकी सारी कुछ इधर रखूं, तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आ जाएगा, कुछ सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा ना कि ये अभी 1 है, तो अगर उसका कोई कोफिशिएंट है 2 तो 1 + 2 3 हो जाएगा. और इसका कोफिशिएंट मैटर नहीं करता. क्यों? क्योंकि एट द एंड जब हम स्टेट निकाल लेंगे तो वी हैव टू नॉर्मलाइज द स्टेट. तो जब नॉर्मलाइज करते हैं तो जो भी अप्रोप्रिएट कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है. ओके, सो इसको हम सिंबॉलिकली यूं लिख सकते हैं, m इज नॉट इक्वल टू n. इसके अंदर सारे कोफिशिएंट्स हैं एक्सेप्ट फॉर व्हेन m इज इक्वल टू n. तो जो भी हम लेवल यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसको सिंबॉलिकली वी कैन राइट m नॉट इक्वल टू n, अदरवाइज इट्स अ सम ओवर ऑल कोफिशिएंट. इसका दूसरा मतलब ये भी है कि an इज 0. You're going from 1 2 3 4 all the way to infinity, but when this index is equal to this, that coefficient is 0, because these coefficients are essentially the projections of this function onto different psi n's or psi n zeros. So we are assuming that it's orthogonal to this, so that coefficient is 0. Okay, good. Now just to be explicit, ये कोफिशिएंट किसी भी सीरीज के हम फाइंड कर सकते हैं. अगर इसका मैं प्रोजेक्शन ले लूं ऑन टू सम स्टेट
m. So let's say I project it onto psi m0, psi n1. This should be equal to am, right? क्योंकि यहाँ से psi m से हम प्रोडक्ट लेंगे, तो psi m is 1. बल्कि आप you can actually come like this. You can first take product with some j. तो जब यहाँ पे psi j0 से लेंगे प्रोडक्ट, तो all of these products would be 0 except when j is equal to m. Okay, and हाँ, एक इसको दो तीन तरह से सोचने का तरीका है ना, कि there are lot of terms. So when you take a product with a wave function, सिर्फ उसी टर्म का नॉन जीरो होगा जिसका इंडेक्स बराबर है. So this is the expression for psi m. am. हाँ नहीं, यहाँ पे इससे तो जो ए एन है वो वैसे ही आ जाएगा ना. नहीं, ए एन इसमें भी जीरो आ जाएगा क्योंकि हमने ये अज्यूम किया ना इससे जीरो है. तो जब ये m जो है n के बराबर होगा तो ये बनेगा साई एन जीरो साई एन वन. तो साई एन जीरो साई एन वन को हमने जीरो अज्यूम किया होगा, तो वो वैसे भी जीरो आ जाएगा. ठीक है. ओके, सो नाउ these are AMs, which mean that from this equation I can easily find AMs, क्योंकि इस इक्वेशन से when m is not equal to n, this is nothing but em into am. तो मेरे पास आ जाएगा ये वाली टर्म, ये टर्म है psi m0 h प्राइम psi n0. जब h नॉट इस पे अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा em, और ये आ जाएगा psi m0 psi n1. so psi m0 psi n1 is nothing but am is equal to en1. ये psi m0 psi n0, this is 0. ठीक है, तो am यहां से आ जाएगा इधर ले आते हैं, तो आ जाएगा en0 माइनस em0, फिर उधर जाकर डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा psi m0 h dash psi n0 en0 minus em0. So now our derivation for first order correction is complete. That and this is for m not equal to n. So this is our first order correction, और इसमें जो AMs हैं they are given by this expression. और देखें सारी कैलकुलेशन में सिर्फ जो अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम है उसी के सॉल्यूशन यूज हो रहे हैं. दिस इज psi m0 psi n0 अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम. इसकी हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है इस प्राइम की इन तमाम लेवल्स पे. सो दीज आर एक्चुअली क्रॉस टर्म नाउ, और इससे ये एनर्जी डिफरेंस से डिवाइड करें और यहाँ पे पुट कर दें. और ये देखें हमने इस सारे में जूम किया हुआ है कि वी आर वर्किंग विद नॉन डिजेनरेट केस. नॉन डिजेनरेट केस में जो अगर आपके पास स्टेट डिफरेंट है तो एनर्जीज भी डिफरेंट होती हैं. तो ये जो इक्वेशंस हैं ये डीजेनरेट केस के लिए यूज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर डिफरेंट स्टेट की सेम एनर्जी होगी तो दिस विल गो टू जीरो एंड वी विल बी इन ट्रबल. सो वी विल वर्क आउट another way of dealing with degenerate cases. Okay. So
अब हम सेकेंड ऑर्डर करेक्शंस की बात करते हैं। जो सेकेंड ऑर्डर टर्म्स हैं, अगर लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो वो बनते हैं H0 psi n2 माइनस En0 psi n2 En0 psi n0. I don't know, I think this is En2 plus En1 psi n1 minus H prime psi n1. तो पहले आप m इज इक्वल टू n केस के लिए देखें इस इक्वेशन को। व्हेन m इज n एंड, बल्कि पहले इसका कहते हैं कि लेट्स टेक अ डॉट प्रोडक्ट विद साई m अगेन। सो साई m 0 से इसको मिलाएं, तो फॉर m इज इक्वल टू n केस, अगर m और n बराबर हैं तो ये n होगा। तो जब h नॉट साई n 0 पे अप्लाई होता तो ये बन जाएगा En0 psi n0 psi n2 minus En0 psi n0 psi n2 En2 psi n0 psi n0 plus En1 psi n0 psi n1 minus psi n0 h prime psi n1। अच्छा, इसमें एक तो ये टर्म जीरो होगी क्योंकि हमने उसी तरह से इस तरह से ये जूम किया था कि साई एन 1 के अंदर कोई साई एन 0 का पार्ट नहीं है। सो अगेन वी आर अज्यूमिंग दैट जो साई एन 0 है वो साई एन 2 में भी प्रेजेंट नहीं है। सो इट्स ऑर्थोगोनल टू दिस, तो उसका मतलब है ये भी जीरो हो गई। ठीक है, क्योंकि ये भी साई एन 2 की प्रोजेक्शन है साई एन 0 पे। सो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, ये 1 हो जाएगी क्योंकि साई एन 0 है। और ये क्या हो जाएगा, साई एन 0 साई एन 1, ये भी जीरो हो जाएगी क्योंकि ये तो हमने पहले ही देखा था कि साई एन 1 के अंदर कोई साई एन 0 का पार्ट नहीं है। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ये ई एन उठा के इधर ले आए तो हो जाएगा En2 इज इक्वल टू साई एन 0 H प्राइम साई एन 1। वेरी सिंपल रिजल्ट। जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन थी En1 वो थी साई एन 0 H प्राइम साई एन 0। इसमें बस ये फर्क है कि साई एन 0 की जगह पे राइट साइड पे साई एन 1 आ गया। तो लेट्स simplify it. So En2 is psi n0 H prime और psi n1 की जगह पे हम रख देते हैं m not equal to n am psi m0।
ठीक है, ये पूरी सीरीज है जो साई एन वन थी, क्योंकि जो सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है उसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन चाहिए। तो अगर इसको यूं लिख लें तो दिस इज सम m नॉट इक्वल टू n a m psi n जीरो h प्राइम psi n जीरो, ये आ गया हमारा en2। और अगर हम ए एम की भी वैल्यू पुट कर दें तो ई एन, यहां पे लिखते हैं ई एन टू आ जाएगा सम ओवर एम नॉट इक्वल टू एन। ए एम की वैल्यू थी साई एम जीरो एच प्राइम साई एन जीरो ओवर ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो। तो देखिए ये टर्म इस टर्म की कॉन्जुगेट है, तो क्योंकि ये इसका बस वो कॉन्जुगेट वेरिएंट है, तो इसके साथ ही आ जाएगा मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई एन जीरो ई एन जीरो। और अगर आप थोड़ी सिंबलिज्म यूज करना चाहते हैं तो आई कैन राइट इट एज एच एम एन मॉड स्क्वायर ओवर ई एन जीरो माइनस ई एन जीरो। तो ये जो एच प्राइम एम एन है, दिस इज जस्ट दिस इनर प्रोडक्ट of this H prime sandwich between psi m and psi n of the unperturbed problem. So इसका मतलब ये हुआ कि अब जो टोटल एनर्जी है वो हमारी इस फॉर्म में आ गई। E n was E n जीरो बल्कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E n वन E n टू। अब मैंने lambda वन ले लिया so that we have the perturbation term fully switched on. So this is equal to E n जीरो और ये आया था आंसर हमारा H n n प्राइम और ये आ गया है H तो जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है ये सिर्फ एक इंटेग्रल है, ठीक है, साई एन के बीच में जो एच प्राइम सैंडविच है। और जो सेकंड करेक्शन टर्म्स है इट्स ऑल अदर इंटेग्रल्स बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स नो ऑल अदर आइगन फंक्शंस ऑफ दैट प्रॉब्लम। इसी तरह से आप दूसरी करेक्शन टर्म भी ऐड कर सकते हैं, बट वी almost never go beyond this when we are working with perturbation theory. Most of the time, actually, we are just content with the first order term. But sometime, if we want to be more accurate, we can work out the next term as well. But you can already see the challenge of using the next term. कि जो सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है उसके लिए आपको जो सारी आइगन स्टेट्स हैं उनके ऊपर इंटेग्रल्स चाहिए। जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है दिस इज इजी कि अगर आपने लेट्स से 10th लेवल के अंदर करेक्शन फाइंड करनी है तो आपको सिर्फ जो 10th स्टेट है उसी के ऊपर ये इंटीग्रल एवेल्यूएट करना। लेकिन अगर आपने सेकंड ऑर्डर करेक्शन 10th स्टेट में करनी है तो आपको 1 से इंफिनिटी तक सारे इंटीग्रल करने पड़ेंगे। जो साई 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 एन में करेक्शन है सेकंड ऑर्डर, we can similarly work out by assuming an eigenfunction expansion for psi n2 and plugging in there in that equation. But generally, we're not, much interested in those eigenfunctions in this. So I'm not going to do it. लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो किसी एडवांस बुक में आपको वो डेरिवेशन भी मिल जाएगी। जी जी, ये आप
जैसे हम यहाँ पे हमने लिया, ठीक है। तो उसका लेकिन ये है कि हमें फायदा नहीं होगा। पहली बात ये है कि जो साई एन वन है वो सारे नोन नहीं है अभी तक। हमने जस्ट इससे पहले साई एन वन जो है ना वो, हाँ नहीं, साई एन वन यहाँ तक नोन हो गए, ठीक है। बट दैट आल्सो कंटेन्स यू नो all of these eigenfunctions again, और फिर that's going to be a series of equation for each one of them, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमने अपना जो गोल है वो जहन में रखना होता है। ये इक्वेशन है तो इसमें हमारा गोल क्या है, आवर गोल इज टू फाइंड दिस en2, ठीक है। तो द इजीएस्ट थिंग टू फाइंड en2 इज, ये देखिए ये साई एन जीरो इसके साथ आ रहा है ना, तो अगर मैं साई एन जीरो से इसको इधर से इनर प्रोडक्ट ले लूं तो दिस गोज टू वन, एंड देन आई कैन वर्क आउट वट एवर एवरीथिंग एल्स इज, क्योंकि en2 और कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। और इसमें तो फॉर्चुनेटली ये भी हो रहा है कि जब आप साई एन जीरो से यहां से मल्टीप्लाई करके इसको वन कर रहे हैं, दिस बिकम्स वन, तो दो टर्म वैसे जीरो भी हो रही है, दैट्स एन एडिशनल एडवांटेज। और एट द एंड तो रिजल्ट तो वही आना है, क्योंकि इफ द मैथ इज कंसिस्टेंटली डन, इस इक्वेशन से चलेंगे तो वी विल कम टू द सेम इक्वेशन। ठीक है जी। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल वर्क आउट कपल ऑफ एग्जांपल्स फॉर दिस परटर्बेशन थ्योरी, बल्कि नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में वी विल डू अ फ्यू एग्जांपल्स, ताकि इसको अच्छी तरह समझे, और पर्टिकुलरली उसमें हम हीलियम एटम की एग्जांपल भी लेंगे, so that we start working with multi-electron atom. Of course अभी तक हमने स्पिन को इंक्लूड नहीं किया, later on we will learn to include spin, तो उससे जो हमारी जो करेक्शंस हैं वो और ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। Any questions for you? Okay, so that's it for today. Thank you. जो लोग जूम पे हैं उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन है? Okay then, Allah Hafiz.